2025 आप बताते चले कार्यशाला का में भाग लेते हुए आपदा सखी योजना शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत महिला स्वयंसेवकों और आपदा से पूर्व चेतावनी, प्राथमिक उपचार, राहत बचाव और मनोवैज्ञानिक सहायता जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने नदियों के किनारे जल स्तर की मॉनिटरिंग के लिए तकनीकी उपकरण व मानव संसाधन की तैनाती, साथ ही खाद्यान्न, दवाइयों, ईंधन और पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति की सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही कार्यक्रम में उपाध्यक्ष विनय रोहल और मुख्य सचिव आनंद वर्धन, सचिव विनोद सुमन सहित कई विभागीय अधिकारी व विशेषज्ञ मौजूद रहे। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में स्थापित किए गए शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र अब जन्मजात रोगों से पीड़ित बच्चों के लिए संजीवनी साबित हो रहे हैं। इन केंद्रों की स्थापना व उद्देश्य शारीरिक, मानसिक या विकासात्मक समस्याओं से जूझ रहे बच्चों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर उन्हें समुचित चिकित्सा परामर्श और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये केंद्र राज्य सरकार की जनहित और संवेदनशील स्वास्थ्य नीति का हिस्सा है, जिनसे प्रदेश के हजारों बच्चों को समय रहते बेहतर इलाज और जीवन की नई दिशा मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इन केंद्रों के माध्यम से अब तक सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क इलाज, फिजियोथेरेपी, ऑडियो टेस्ट, स्पीच थेरेपी व अन्य चिकित्सीय सहायता प्रदान की जा रही है। तो वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, साथ ही आदि कैलाश की यात्रा शुरू हो गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुरू होने वाली है। राज्य में सभी तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं, सभी का स्वागत करने के लिए। मानसरोवर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, मार्ग भी पूरा अच्छा है और आदि कैलाश तक की यात्रा प्रारंभ हो गई है। अनेक देश दुनिया के लोग आ रहे हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी प्रारंभ होगी, तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक अच्छा अवसर है कि विगत कई वर्षों के बाद ये यात्रा प्रारंभ हो रही है और राज्य की सीमा के अंदर हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। तो वहीं अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहिल्याबाई होलकर को नमन करते हुए कहा कि ऐसे महानुभाव जिन्होंने देश के लिए अनेकों कार्य किए, लेकिन वो सब गुमनाम रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे सभी महान विभूतियों को आगे लाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने बद्रीनाथ, केदारनाथ और हरिद्वार जैसे उत्तराखंड के पवित्र स्थलों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई धातु संरचनाएं और मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्य करवाए हैं। अहिल्याबाई होलकर जी का पूरा जीवन लोक सेवा को समर्पित रहा है और उसको लेकर आज उनके 300 वर्ष उनके जन्म के पूरे हो रहे हैं। तो उस अवसर पर पूरे देश के अंदर ऐसे महापुरुष, ऐसे लोग, ऐसे विशिष्ट महानुभाव जिन्होंने देश के अंदर अनेक कामों को आगे बढ़ाया, जन सेवा की, लेकिन वो सब गुमनाम रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे सभी महान विभूतियों को आगे लाने का काम हो रहा है। अहिल्याबाई होलकर ने अनेक धार्मिक स्थानों का निर्माण किया, अनेक प्रथाओं का अंत किया, देश के अंदर अनेक बड़े बड़े धार्मिक स्थल बनाए। उत्तराखंड में भी हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ जी का और हरिद्वार में अनेक घाटों का निर्माण किया। इसलिए हम उनकी जयंती पर उनको नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर समाज, देश में आगे बढ़ने का जो है संकल्प लेते हैं। तो वहीं उत्तराखंड की जनता को उन्नत और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार सार्थक प्रयास कर रही है। प्रदेश के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों को आपको बताएं सुदृढ़ीकरण, डॉक्टरों की तैनाती, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और आपको बताते चले टेलीमेडिसिन सेवाओं को भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य
उत्तराखंड मिशन, डॉक्टर ऑन कॉल और ई अस्पताल जैसी योजनाओं के माध्यम से जनता को घर के पास ही इलाज की सुविधा मिल रही है। इसके साथ ही राज्य में कई नए अस्पताल का निर्माण, मशीनों की आधुनिक तकनीकों के अपग्रेडेशन और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। तो वहीं देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास रेखा मंत्री आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 3 करोड़ 23 लाख रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से जारी की है। वहीं मंत्री ने बताया कि अप्रैल में 5,415 लाभार्थियों को 1.62 करोड़ और मई में 5,378 बच्चों को 1.60 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। वहीं योजना के तहत कोरोना काल में माता पिता को खो चुके बच्चों को 3,000 प्रति माह मदद दी जा रही है। योजना से 21 वर्ष की आयु और विवाह या रोजगार मिलने पर लाभार्थी बाहर हो जाते हैं। इस दौरान सीपीओ अंजना गुप्ता और डिप्टी सीपीओ राजीव नयन भी उपस्थित रहे। सब लोग जानते हैं कि हमारे जब कोविड काल चला था तो उस कोविड कालखंड में हमारे ऐसे बच्चे जो कि जिनके अभिभावक नहीं रहे या जिनके अभिभावकों में से एक सदस्य रहा या जिनके परिवार में कमाऊ सदस्य नहीं रहा, तो ऐसी परिस्थिति में उन बच्चों को वात्सल्य योजना के साथ में हम लोगों ने जोड़ा था। निश्चित रूप से इस वात्सल्य योजना के माध्यम से ऐसे ही हमारे वंचित बच्चे जिनके अभिभावक नहीं रहे हैं, उनको सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी की ओर से, जो कि उनके मामा की भूमिका निभाते हैं और मैं स्वयं उनकी बुआ की भूमिका निभाती हूँ, हम लोगों ने वात्सल्य में कवर बच्चों को 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाने का व्यवस्था बनाई थी। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते यानी कि 2020 से लगातार ये व्यवस्था चली आ रही है और आज बढ़ते बढ़ते जो है ये व्यवस्था का आज हम लोगों ने या मुझे आज पहले ये अवसर मिला कि कोविड का जो हमारा बच्चों का प्रति बच्चा 3,000 रुपये हम लोग मासिक देते हैं। आज 2 माह का यानी कि अप्रैल और मई माह का धनराशि आज उनके खातों में डीबीटी कर दी है। तो वहीं देहरादून में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मॉनसून 2025 की तैयारियों को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं कार्यशाला में मुख्य सचिव आनंद वर्धन, आपदा प्रबंधन सचिव विनोद सुमन, केंद्र सरकार और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने और आपदाओं की रोकथाम को लेकर जो निष्कर्ष निकलेंगे उन पर ठोस कार्यवाही की जाएगी। वहीं सचिव विनोद सुमन ने बताया कि सभी जिलों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है और आपदा प्रबंधन को लेकर धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सत्र के पहले कार्यशाला माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज की जा रही है। इस कार्यशाला में भारत सरकार के जो संस्थान उत्तराखंड में स्थित हैं, हमने जो आपदा के क्षेत्र में काम करते हैं उन सभी को आमंत्रित किया गया है। किस प्रकार से आपदा में राहत बचाव के लिए, आपदा से पूर्व तैयारी के लिए और आपदा के बाद जो हम पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं, किस तरह से काम वो हमारी मदद कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। राज्य सरकार के जो विभाग हमारे हैं आपदा में काम करने वाले, सबको बुलाया गया है, सभी अपने अनुभव साझा करेंगे। इसके साथ साथ हमने जिलाधिकारियों से भी कहा है, सभी जिलाधिकारी वीसी के माध्यम से अपने 30-40 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो वहीं खटिम्मा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सीमांत क्षेत्रों के विकास को लेकर किए जा रहे प्रयासों का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। वर्षों से बेहतर परिवहन सुविधा की बाट जोर रहे खटिम्मा क्षेत्र में के लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार की पहल अब खटिम्मा को सीधी और सुगम बस सेवाओं से जोड़ा जा रहा है, जिससे सीमांत क्षेत्र में लोगों को राजधानी देहरादून व अन्य प्रमुख शहरों तक आसानी से आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। तो वही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि खटिम्मा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर कनेक्टिविटी देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। ये पहल न केवल लोगों को सुविधा देगी बल्कि आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को भी आसान बनाएगी।
तो वहीं बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो वहीं हरिद्वार से सांसद और उत्तराखंड से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए जनता की उम्मीदों के मुताबिक न्याय बताया है। सांसद रावत ने कहा कि अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग को लेकर जिस तरह जनता सड़कों पर उतरी वह लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि ये जनता के आक्रोश की गूंज थी जो आज अदालत के फैसले के रूप में सामने आई है। तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिलना पीड़ित परिवार के लिए संतोषजनक है और पूरे समाज के लिए एक संदेश है कि कानून सबके लिए बराबर है। देखिए, जिस तरह की वो घटना हुई थी, जिस तरह से उस घटना को अंजाम दिया गया था और जिस तरह से पूरे प्रदेश में उस विषय को लेकर एक गुस्सा था, आक्रोश था, थोड़ा देर से सही लेकिन न्यायालय ने आखिर जनता की जो उम्मीदें होती हैं न्यायालय से, इस तरह का निर्णय दिया है। सर, एक आपका बयान चल रहा है, उसको अभी मौसम विभाग ने एक और खुशखबरी दी है कि इस साल जमकर और झूमकर बरसेंगे बदरा। तो वहीं ये खुशखबरी कहीं कहीं परेशानी बन सकती है। बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ भी इस बार मानसून सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक जून से सितंबर महीने तक अच्छी खासी बारिश हो सकती है। इसका नजारा अभी से नजर आ रहा है। सूबे के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है तो वहीं कई जगहों पर पारा गिरने से गर्मी में ठंडक का एहसास हो रहा है। ठंड पर आसमानी संकट के बादल, बदला बदला सा है मौसम का मिजाज। गर्मी में हुआ ठंडक का एहसास। नए महीने की शुरुआत बारिश के साथ। गर्मी में ठंडक का एहसास, ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। ऐसा ही कुछ हाल इन दिनों उत्तराखंड का भी है। प्री मानसून की वजह से उत्तराखंड में मौसम में लगातार ठंडक देखी जा रही है। यही वजह है कि लगातार उत्तराखंड के कई शहरों का तापमान लगातार नीचे जा रहा है। मौसम विभाग ने अभी बारिश को लेकर आगे भी अलर्ट किया है। आलम यह है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल छाए हुए हैं, साथ ही पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश भी देखी जा रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। साथ ही गरज चमक के साथ बारिश को भी लेकर चेतावनी जारी की है। यही नहीं, प्रदेश में जून भी मई की तरह ही बरसात के साथ शुरू होगा। मौसम विभाग की माने तो देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में होगी बरसात। राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना, कुछ हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट। देखा जाए तो उत्तराखंड में मौसम ने क्या करवट ली, माननीय मुसीबत भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ इलाकों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई है। फिलहाल तो उत्तराखंड के कई शहरों का तापमान लगातार नीचे आ रहा है। मौसम विभाग ने अभी बारिश को लेकर आगे भी अलर्ट जारी किया है। पिछले दिनों लगातार हुई बारिश ने देहरादून, नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा का तापमान नीचे ला दिया। और देखा जाए तो उत्तराखंड में इस साल प्री मानसून की बारिश ने मई में गर्मी से राहत तो दिलाई ही है, वहीं तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है। कुछ एक दिनों को छोड़ दें तो राजधानी देहरादून में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास ही रहा है, जबकि दूसरी बार दून के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। और ये सब लगातार हो रही बारिश का ही नतीजा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्री मानसून की बारिश में इस बार इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कुल मिलाकर मौसम के बदले पैटर्न और जलवायु परिवर्तन की वजह से इस तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज अचानक बदला है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश भर में मौसम के बदले रहने की ही संभावना जताई है। आने वाले कुछ दिन मानिए देहरादून समेत कई जिलों में मौसम खराब के संकेत दे रहे हैं और आंधी बरसात देखने को भी मिल सकती है। यही नहीं, आने वाले समय में और भी ज्यादा बारिश हो सकती है, जिससे प्रदेश के कई इलाकों में गर्मी से राहत मिलने के तो आसार ही हैं, साथ ही मुसीबतों के पहाड़ भी खड़े हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV।
तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल पहुंचकर देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर डाक टिकट जारी किया है। इसके अलावा उन्होंने इंदौर में मेट्रो सेवा और दतिया सतना एयरपोर्ट पर लोकार्पण किया। साथ ही पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज का कार्यक्रम देवी अहिल्याबाई की सोच को आगे बढ़ाने वाला है। इस दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान को भी सख्त मैसेज देते हुए कहा कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। तो वहीं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें जहां पीएम नरेंद्र मोदी अहिल्याबाई की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए, साथ ही लोग भी झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी अहिल्याबाई को नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। जहां उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई का सम्मान साथी को बताते चले, पाकिस्तान को भी सख्त हिदायत दी, कहा गोली नहीं अब को बताते चले अहिल्याबाई की धरती विकास का संकल्प। साथ ही पाकिस्तान को सख्त हिदायत देते हुए कहा पीएम मोदी ने गोली नहीं अब गोला चलेगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें जहां पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे, साथ ही अहिल्याबाई की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए, साथ ही उन्हें नमन किया। साथ ही आपको दिख रहा है पीएम नरेंद्र मोदी अहिल्याबाई की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए। भोपाल में पीएम मोदी पहुंचे, जहां उन्होंने अहिल्याबाई की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, साथ ही उन्हें नमन भी किया। साथ ही लोग भी साथ ही इंदौर में मेट्रो सेवा भी शुरू की, साथ ही एयरपोर्ट का उद्घाटन भी पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। इंदौर वासियों को पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बड़ी सौगातें, जहां मेट्रो सेवा शुरू की गई, साथ ही एयरपोर्ट का भी पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। साथ ही अहिल्याबाई का सम्मान विकास की उड़ान को बताते चले। जहां पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने माल्यार्पण भी किया अहिल्याबाई की मूर्ति पर, साथ ही इंदौर वासियों को सौगात भी दी। तो बताते चले अहिल्याबाई का सम्मान विकास की उड़ान। एमपी को मिली पहली मेट्रो ट्रेन की सौगात, इंदौर में 6 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर दौड़ेगी। को बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी ने इंदौर वासियों को सौगात दी है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल दौरे पर थे, वह लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल हुए। यह आयोजन जम्बूरी मैदान में हुआ, जहां से प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश दिया। पीएम मोदी ने जम्बूरी मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित किया है। साथ ही आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल दौरे पर थे, वह लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल हुए। यह आयोजन जम्बूरी मैदान में हुआ, जहां से प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश दिया है। साथ ही पीएम ने जम्बूरी मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित किया। साथ ही वहां से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, सिंदूर हमारी परंपरा है, नारी शक्ति का प्रतीक है।
राम रंग में रंगे हनुमान जी ने भी सिंदूर का श्रृंगार किया था। शक्ति पूजा से भी सिंदूर का अर्पण किया जाता है। ये सिंदूर शौर्य का प्रतीक बन गया। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीय को खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे समाज को बांटने की कोशिश की। साथ ही आतंकियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है। तो वहीं आज इंदौर वासियों के लिए इसी के साथ एक खुशखबरी भी, जहां आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी आज भोपाल दौरे पर थे। लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में पहुंचे। जहां आपको बता दें कि अहिल्याबाई का सम्मान विकास की नई पहचान। देश में एक बार फिर कोरोना की दस्तक ने लोगों को सतर्क कर दिया है। कई महीनों की शांति के बाद अब कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है। एक्टिव केसों में 5 गुना उछाल देखा गया है। कुल एक्टिव मामले 2700 पार हो गए हैं और देश के कई राज्यों में हालात चिंताजनक हो रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस फिर डराने लगा है। कुछ महीने तक लगभग शांत रहा वायरस अब दोबारा रफ्तार पकड़ने लगा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोविड के एक्टिव केस 2710 पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली है। केरल में 1147 केस रिपोर्ट किए गए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में 424 केस दर्ज किए गए हैं। 30 मई की सुबह 8 बजे तक के आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में 294 और गुजरात में 233 मरीज मिल चुके हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में 148 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 116 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 7 मौतें भी दर्ज की गई हैं। इस साल के पहले 5 महीनों में मरने वालों की संख्या 22 हो गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 2 मौतें हुई हैं, जबकि दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु में एक मौत रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली में 60 वर्षीय महिला की मौत हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में 24 घंटे में 77 मरीज मिल चुके हैं। उसके बाद केरल में 24 घंटे में 72 और महाराष्ट्र में 34 मरीज पाए गए हैं। बीते सप्ताह यानी 25 मई तक कोविड केसों में 5 गुना उछाल देखने को मिला था और आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका था। केरल में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए हैं। संभवतः इससे वहां मरीज भी सबसे ज्यादा ट्रेस हुए हैं। मिजोरम में भी कोरोना के 2 केस सामने आए हैं। यहाँ 7 महीने बाद कोरोना के मरीज मिले हैं। तो चलिए अब आपको उछाल के पीछे की वजह बताते हैं। माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट JF7 और NB.1.8.1 ने टेंशन बढ़ाई है। कोरोना केसेस में अचानक हुई इस वृद्धि के लिए इन्हीं 2 वेरिएंट्स को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हालांकि JN.1 अभी भी प्रमुख वेरिएंट बना हुआ है। अब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने LF.7 या NB.1.8.1 को चिंताजनक वेरिएंट के रूप में क्वालिफाइड नहीं किया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के अधिकांश मामले हल्के हैं और घबराने की कोई भी जरूरत फिलहाल नहीं है। एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है कि नए वेरिएंट में कुछ हद तक प्रतिरक्षा से बचने की क्षमता हो सकती है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वे लंबे समय तक गंभीर संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसके लक्षण काफी हद तक सामान्य फ्लू जैसे ही हैं। कुछ लक्षणों में बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द और थकावट शामिल है। कई राज्यों ने अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, टेस्टिंग किट और वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाते समय मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। कोरोना से बचाव के लिए सिर्फ मास्क और दूरी ही नहीं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को भी मजबूत रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए कुछ आसान लेकिन असरदार उपायों को अपनाएं। हर दिन कम से कम 30 मिनट तक वॉक या योग करें। विटामिन सी युक्त फल जैसे कि संतरा, आंवला और नींबू को अपनी डाइट में शामिल करें। हल्दी वाला दूध और गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। नींद पूरी लें, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। तनाव से बचें, ध्यान यानी मेडिटेशन करें। धूम्रपान और शराब से दूरी बनाए रखें।
स्वस्थ शरीर ही कोरोना से लड़ने का सबसे मजबूत हथियार है, क्योंकि फिलहाल कोरोना की रफ्तार भले ही पहले जैसी नहीं है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। विशेषज्ञ भी साफ कह रहे हैं कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों की सफाई अब भी जरूरी है। अभी डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।